हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आज हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 केमिस्ट्री के जो पेपर सोल्यूशन बच्चों वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट अपन को नहीं करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरे के पूरे जितने हो सकते हैं आधे घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, बहुविकल्पी में एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 है बच्चों, CHO। ये आपका क्रियात्मक समूह होता है, CHO आपका क्रियात्मक समूह है। इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन जब त्यागता है तो अम्लीय प्रकृति का होता है बच्चों। कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। 5 ग्राम NaOH, देखो 5 ग्राम NaOH का आणविक द्रव्यमान बच्चों 40 होता है, Na का 23 और O हाइड्रोजन का अर्धुनी 16 और हाइड्रोजन का आपका ऑक्सीजन का 16 है ना, और हाइड्रोजन का 1। देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, काम आएगा, बिल्कुल चिंता ना करो। इसका होता है 23 और ऑक्सीजन का अर्धुनी 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल होता है बच्चों 40। तो आप डिवाइड में 40 कर दो। ऊपर 1000 का फार्मूला में आप देखे ही होंगे, 250 ml में मिला है, 250 ml में बच्चों आप इसको चौके से काट सकते हो और चौके से ये 10 बार जाएगा और 10 का भाग जाएगा बच्चों 0.5 आ जाएगा। बताओ किस बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है, 0.5 हो जाता है। सेल स्थिरांक की इकाई, सेल स्थिरांक दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और क्षेत्रफल का अनुपात है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये आपका सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से कट गया बच्चों, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। चीजें क्लियर है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब बच्चों ये एक यौगिक है जो कि इस तरीके से संकुल यौगिक है कि अंदर का लिगेंड बाहर और बाहर का लिगेंड अंदर, जब ऐसा विनिमय होता है बच्चों तो आपका कहलाता है अंत क्या, ये कौन सा समाव्यवस्था। तो यहां पे बच्चों 4 ऑप्शन है, बंद समाव्यवस्था, हाइड्रेट, उपसंयोजी, आयनन। तो आयनन समाव्यवस्था कब होता है बच्चों, जैसे आपके पास यौगिक है आपके पास CONH3 का होल 5, ठीक है बच्चों, और Cl है और यहां पर SO4 है। क्या है, SO4। जब Cl बाहर हो जाए और SO4 अंदर आ जाए तो बच्चों यहां पे आयनन समाव्यवस्था हो जाता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में समय लगेगा 8 मिनट। इसको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब यहां पे ऐड कर दूंगा। कौन सा एंजाइम माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है बच्चों, तो माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, ठीक बच्चों। चलिए इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न में पहला जो प्रश्न है पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, आप जुड़े रहिएगा। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स, तो बच्चों 100 रुपए चार्ज है, आप नोट्स ले सकते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल क्या कहलाता है बच्चों, 2,4,6। देखो बच्चों ये आपका हो गया फिनाल, क्या हो गया, फिनाल। 2 नंबर पे नाइट्रो, ठीक है, ये फिर इसके बाद 4 नंबर पे नाइट्रो, फिर 6 नंबर पे नाइट्रो, तो ये है बच्चों पिक्रिक अम्ल। क्या है बच्चों, पिक्रिक अम्ल। फिर इसके बाद है आपके पास बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल C6H5, ठीक है, और COOH। इसकी क्रिया किससे करा दी जाए कि जिससे आपका बन जाए C6H5 CONH2, बेंजामाइड बन जाए और H2O बाहर हो जाए। तो इसकी क्रिया बच्चों अमोनिया से कराएंगे। किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे। मेथिलेमीन, एथिलेमीन से बच्चों कम क्षारीय होता है। मेथिलेमीन CH3NH2 है, ठीक है, मेथिलेमीन CH3H2 है और एथिलेमीन C2H5NH2 है, ठीक है बच्चों। तो आपका मेथिलेमीन एथिलेमीन से कम क्षारीय होता है। किसी गैस की द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था, बताओ। किसी गैस का द्रव में विलेयता का नियम हेनरी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, हेनरी ने दिया था। 1 फैराडे आवेश का मान कितना होता है, 96,500 कूलम। कितना, 96,500 कूलम। EDT एक ऐसा लिगेंड है बच्चों, तो सटदंतुर लिगेंड है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। EDTA का पूरा नाम लिख लो, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। इसके बाद पहुंचते हैं हम सत्य पर बच्चों। सत्य में प्रश्न था स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनता है, तो गलत है, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन नहीं बनता है। अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है बच्चों। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील है, गलत है, ठीक है, लेंथेनाइड कम क्रियाशील है बच्चों, एक्टिनाइड अधिक क्रियाशील होना चाहिए। फिनाल को कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, सही है, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। देखो भाई प्राथमिक एमीन भी बन जाता है, द्वितीयक तृतीयक चतुष्क तक बनता है, इसलिए सत्य है, ठीक है। किरेटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, बताओ
तो ये आपका असत्य है, रेशेदार प्रोटीन है वो किरेटिन। ठीक है, चीजें क्लियर है बच्चों। इसके बाद पहुंचते हैं सही जोड़ी में। सही जोड़ी में तो बस आपको इतना समझना है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो फार्मूला है बच्चों C6H5SO2Cl, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। प्रोटीन बच्चों किरेटिन, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। डाइजोनियम लवण का सूत्र है C6H5N2Cl। चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों एक शब्द में उत्तर। पहला प्रश्न था आपका एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था एफ ब्लॉक के तत्वों का। तो यहां पर आप देखते हैं बच्चों N-2, ठीक है, N-2 F में 1 से 14, ठीक है, N-1 D में 0 से 1, और NS में बच्चों आपका, ठीक है, NS में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपको याद रखना है बच्चों, बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उपसहसंयोजी यौगिक का सिद्धांत किसने दिया था? बर्नर ने दिया था। फार्मेलिन का फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मेलिन का मतलब है फार्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन, फार्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन फार्मेलिन कहलाता है। अब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया था फार्मेलिन के बारे में, लेकिन इस बार आ गया। 1000 ग्राम, देखो मोललता की परिभाषा है 1000 ग्राम अथवा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1000 ग्राम विलायक में यहाँ पे मोललता पूछा है तो विलायक होगा बच्चों, ठीक है। तुल्यांकी चालकता का इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ठीक है बच्चों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। चलिए अब हम पहुंचते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, जो कि बच्चों आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन रूप से तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए पहला जो प्रश्न था, संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, संक्रमण धातुओं में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था रिक्त डी कक्षक के कारण होता है मुख्य रूप से, यानी जो आपका डी कक्षक है वो अयुग्मित होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर है ना, मतलब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाकर, एक कक्षा नहीं कर सकते हैं, ऑर्बिटल से बोल सकते हैं बच्चों कक्षक, तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं, जिसके कारण से संयोजकता में परिवर्तन होता है। सिंपल है। देखो बच्चों, अधिकांश संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि रासायनिक बंध बनाते समय उनके अंतिम कोष के एफ उपकोष के साथ साथ उपांतिम कोष डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं। मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों है ना, क्रोमियम ही ले लो, स्कैंडियम ही ले लो, टाइटेनियम ही ले लो, टाइटेनियम ही ले लो, ठीक है, स्कैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कुछ भी ले सकते हो बच्चों, निकिल, कॉपर, जिंक, जो आपको लेना है। जैसे क्रोमियम ही लेता हूं, ठीक है, क्रोमियम लेता हूं, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता बच्चों? 3d 5 और 4s1। अब इसमें क्या है कि s का भी और d का दोनों में बंध बनाने की क्षमता है, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से बच्चों आपके पास अधिकांश ऑक्सीकरण क्षमता प्रदर्शित करने वाले डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं या होते हैं, ठीक है। कारण आपको पता हो गया कि मुख्य रूप से संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अयुग्मित डी कक्षक उपस्थित है उसमें, जिसके कारण यस के साथ साथ डी कक्षक भी रासायनिक बंध बनाने में मदद करते हैं। संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक क्यों दर्शाते हैं? बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। रंगीन आयन या रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों होता बच्चों? देखो, अधिकांश संक्रमण धातुएं अथवा धातु आयन रंगीन होते हैं तथा इसके बनने वाले यौगिक भी रंगीन होते हैं क्योंकि इसके पास अपूर्ण अर्धपूर्ण डी ऑर्बिटल्स उपस्थित होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का जब भौतिक गुण पढ़ते हैं उसमें चाहे हम परिवर्ती ऑक्सीकरण की अवस्था की बात करें, चाहे रंगीन आयन की बात करें, विभिन्न प्रकार की यौगिक का निर्माण कैसे होता है, ये सबका कारण है अपूर्ण डी कक्षक, अपूर्ण डी कक्षक या अर्धपूर्ण डी कक्षक की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, फिर से जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं बच्चों, तो जो रंग वो अवशोषित किए रहते हैं उसी को उत्सर्जित करते हैं, जिससे वो रंगीन दिखाई देता है। जैसे बच्चों क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन मतलब Cu2 पॉजिटिव है ना, और नीले रंग का होता है क्योंकि इसके पास एक अर्धपूर्ण डी ऑर्बिटल्स उपस्थित है। देखो बच्चों, कॉपर का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 29 है ना, तो इसका होता है 3d10 और 4s1। तो अभी केवल और केवल s3d में पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये रंगीन आयन नहीं बनाएगा, लेकिन जब पूरा 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो d का ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, s का एक जाएगा, एक d का जाएगा, तो ऐसा बचेगा।
3D में 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 4s में 0 बचेंगे, 4s में बच्चों 0 बचेंगे, ठीक है। 4s में इसको काट दो, 3D 9 और 4s में 0, तो D में आयुग्मित है तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूम सकता है, स्वतंत्रता है उसको। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, और जब बच्चों पुनः वापस लौटता है तो जो अवशोषित किया रहता है, दृश्य प्रकाश में कई सारे रंग हैं, जो अवशोषित किया रहता है उसी को उत्सर्जित कर देता है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी आ गया कि क्यूप्रिक आयन किस रंग का होता है, Cu2 पॉजिटिव, तो नीले रंग का होता है, कोई भी बच्चा बता सकता है। ठीक है बच्चों, बात आगे चलते हैं, देखते हैं 7वें नंबर पे प्रश्न क्या था। 7वें नंबर में था, पहला प्रश्न था 7वें नंबर में K2Hg फिर बच्चों I4 ऐसा था। इसको दो भागों में बांटते हैं, ये प्लस और ये माइनस। हमेशा धनात्मक भाग का पहले नाम लिखना है। तो ये पोटेशियम है बच्चों, तो पोटेशियम लिख दिया। आयोडीन कितना है, 4, तो 4 को लिखते हैं टेट्रा, ठीक है। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, तो टेट्रा आयोडाइड, टेट्रा आयोडाइड। और ये मरकरी है बच्चों। अब ये निगेटिव है इसलिए मर्क्यूरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मर्क्यूरेट, ठीक है। जैसे निकिल होता तो निकिलेट, आयरन होता तो फेरेट, है ना। और जैसे मान लीजिए और दूसरा कोबाल्ट होता, कोबाल्टेट। क्यों, क्योंकि जब भी इसको हम ऋणात्मक भाग दे देते हैं तो 8 जुड़ता है बच्चों। क्या जुड़ता है, 8। और यदि ये धनात्मक भाग होता तो इसमें 8 नहीं जुड़ता। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली सर, पोटेशियम का होता बच्चों 1, तो 2 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम का +1, Hg का निकालना है। और आयोडीन बच्चों, आयोडीन का होता है -1, तो 4 आयोडीन है, -1 इक्वल 0 कर दो, है ना। तो यहां पर कैलकुलेट जब करोगे ना बच्चों, तो 2 1 कम 2 धन x - 4 बराबर 0। तो बच्चों x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ गया। रोमन संख्या से इसको प्रदर्शित करते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा यौगिक था यहां पे बच्चों आपका, देखिए क्रोमियम था और H2O, ठीक है, होल 6। अब इस बार देखिएगा और Cl3 है। अब इसको दो भागों में बांटना है, आपका ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। अब जब धनात्मक होगा तो क्रोमियम में क्रोमेट नहीं लिख सकते हैं, ये जब आपका ऋणात्मक होता तभी इसमें 8 जुड़ते। अब नाम हमको शुरुआत से करना, पहले धनात्मक भाग फिर ऋणात्मक भाग। तो धनात्मक में क्रोमियम, तो पहले क्रोमियम लिखेंगे बच्चों, लेकिन क्रोमियम के साथ आपका लिगेंड है तो इसके साथ हम लिगेंड को हम क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो 6 एक्वा है तो हेक्सा एक्वा 6 है बच्चों, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो आपके पास 6 हेक्सा है, तो 6 हेक्सा तो मतलब सॉरी 6 H2 है, तो हेक्सा एक का बच्चों, ठीक है। फिर आपका क्रोमियम हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसी के बाद हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो इसका 0 है, उदासीन है, इसका 1 निगेटिव, तो टोटल +3 आ जाएगा। थर्ड हो गया बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया, ठीक है। हमने निगेटिव चीज यहाँ पर लिया, क्लोरीन का क्लोराइड, आयोडीन का आयोडाइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग कहोगे तो IUPAC नामनक्लेचर के 10 से 15 ऐसे यौगिक में लाऊंगा जो कि आपको भी मजा आ जाएगा, बोलोगे सर हाँ ये क्वेश्चन आप लिए बहुत बढ़िया था। अथवा में है भैया, यहां पर नाम दिया था, नाम ऐसा था पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडोजिंकेट, ठीक है। तो ये आपका पोटेशियम हो गया, हाइड्रोक्सो है बच्चों, ये जिंकेट है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डीप में बात कर लेंगे, अभी यहां पर सिर्फ, है ना भाई, इसका लंबा चौड़ा कहानी है। तो IUPAC नामनक्लेचर का आप लोग कहोगे तो ऐसे अलग वीडियो ला दूंगा, तो आप लोगों को भी मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आगे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है बच्चों, संकुल आयन अथवा जटिल आयन क्या कहलाता है। देखिएगा, कोई भी हमारे पास यौगिक है जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु है, जैसे प्लेटिनम है बच्चों, और प्लेटिनम के साथ उपसहसंयोजी बंध ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद देता है। 6 क्लोरीन है बच्चों और 2 निगेटिव आयन है, ठीक है। अब इसके पहले भी आप लोग यौगिक कई प्रकार से पढ़े होंगे, संकुल यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में बच्चों। तो संकुल आयन अथवा जटिल आयन आवेशित मूलक हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़े रहते हैं। अब बच्चों ये संकुल यौगिक है लेकिन आयन की अवस्था में है, देख सकते हैं। तो एक प्रकार से संकुल आयन अथवा जटिल आयन
वे आवेशित मूलक होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है बच्चों, वो आपका संकुल आयन कहलाएगा। ठीक है, संकुल आयन या जटिल आयन। ऐसे प्रश्न बच्चे नहीं किया करते हैं। अब आपके साथ हो सकता है किताब में ही ना हो और आपके पेपर में आ जाए, फिर कहोगे सर कहां से आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा देता है ना। और संकुल आयन है, जटिल आयन है। जटिल आयन का मतलब इसमें आवेशित होना चाहिए बच्चों, ये आवेशित आयन है। इसमें आयन मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा। टू निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन वो ले रखा है ना। तो जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो या दो से अधिक लिगेंड उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार से आवेशित मूलक को हम संकुल आयन कहते हैं। आयनन समव्यपता मैंने इसका अभी समझाया था बच्चों कि जैसे उप सहसंयोजी यौगिक है तो उसमें आपका जो आयन है, मान लीजिए SO4 2 निगेटिव है, कि अंदर से बाहर हो गया और क्लोरीन बाहर से अंदर हो गया, तो फिर इसमें जो गुणधर्म होता है आयनन समव्यपता होता है। देखो बच्चों, दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक या उप सहसंयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु जो आयनन पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं आयनन समव्यपी कहलाते हैं, एवं इन यौगिकों के इसी गुणधर्म को हम आयनन समव्यपता कहते हैं। देखो भाई, इस परिभाषा तरीका अलग है, लेकिन हमको समझाना है आपको कि आपके माइंड में फीड हो जाए कि जब है ना केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा लिगेंड और जो आपका बच्चों बाहर का जो आयन है इसके साथ इनका विनिमय हो जाए तो फिर आपका बच्चों ये कहला जाता है, जो इसमें समव्यपता पाई जाती है आयनन समव्यपता कहलाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ कि दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक या उप सहसंयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है किंतु आयनन पर भिन्न भिन्न आयन देते बच्चों आयनन समव्यपी कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आयनन समव्यपी आपको पता हो गया होगा, अंदर का लिगेंड बाहर और बाहर का अंदर आ जाए। डीडीटी के दो उपयोग, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी का पूरा नाम आप बताओ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ओके बच्चों, इसका दो उपयोग है, कीटनाशी के रूप में और माइटिनाशी के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड के दो उपयोग पूछा था बच्चों, आग बुझाने में पायरीन के नाम से, क्लोरोफॉर्म एवं फ्रियान में बनाने के लिए। जैसे क्लोरोफॉर्म फ्रियान बनाते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। CCl4 किसका बच्चों? CCl4। बताओ फास्जीन गैस का सूत्र बता दो। क्लोरोफॉर्म CHCl3 है और इससे बनता है COCl2। ये आपका फास्जीन, क्या बच्चों? फास्जीन। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन रासायनिक अभिक्रिया को समझाना है। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करना है बच्चों। एल्किल हैलाइड है आपके पास, है ना, उसका अमोनी अपघटन यानी अमोनिया के साथ अपघटन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो जब एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ एथेनॉलिक विलयन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं जिससे हैलोजन परमाणु एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इस अभिक्रिया को बच्चों अमोनी अपघटन कहते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा ये कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट यदि क्रिया करा दूं तो कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो बच्चों, ये आपका है एल्किल हैलाइड। जैसे आपके पास R है बच्चों, R के जगह कुछ और ले सकते हैं क्या? R के जगह हम मान लीजिए CH3 ले लेते हैं, जगह तो कम है इसलिए CH3 ले लेते हैं, CH3। और बच्चों एल्किल हैलाइड में क्लोरीन ले लेते हैं, इसकी क्रिया अमोनिया से कराते हैं NH3 से, डायरेक्ट NaOH की उपस्थिति में। ठीक है बच्चों, NaOH की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में क्रिया होती है। तो देखिएगा कुछ भी नहीं बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो NH2 हो जाएगा, तो CH3 NH2 बना लेगा। फिर बच्चों यहाँ पे जो क्लोरीन है ये शांत तो बैठ नहीं सकता है, तो क्लोरीन बाबा सोडियम के साथ, तो आपका NaCl बना लिया। क्या बना लिया? NaCl। फिर बच्चों यहाँ पर आप देखो जो NH2 बचा था वो तो जुड़ गया, H निकला और इस OH के साथ संयोग होकर H2O बनाया। यही है बच्चों आपका कौन सा अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन रासायनिक समीकरण। ठीक है, अमोनी मतलब अमोनिया के साथ, अमोनिया NH3 होता बच्चों, अमोनिया के साथ, तो अमोनी अपघटन हमने कराया है। अब देखो इसमें आपका एल्किल हैलाइड RX है, एल्किल हैलाइड ही है, NH3 अमोनिया है, पहले ये युग्मित हुआ तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आए, फिर क्षारीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया हुई बच्चों, तो ये सिंपल है। जो Na है किसको ले जाएगा? आपके हैलोजन परमाणु को बाहर ले जाएगा, सिंपल। ठीक,
चलिए इसके बाद अथवा में क्वेश्चन था युग्मन अपक्रिया। कौन सा बच्चों? युग्मन अपक्रिया। देखो यहां पर फटाफट रिवीजन कर रहे हैं तो ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। युग्मन अपक्रिया, डाइजोनियम लवण के युग्मन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो बच्चों युग्मन डाइजोनियम लवण का सूत्र क्या होता है? डाइजोनियम लवण का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C6। अरे भैया तुम क्यों आ जाते हो यार, तुम क्यों आ जाते हो, तुम क्यों आ जाते हो बीच में, परेशान करने आ जाते हो। चलो देखो आपके डाइजोनियम लवण का सूत्र होता है C6H5N2Cl, N2Cl। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C6H5 मतलब फेनिल है ये आपका बच्चों, और N2Cl मतलब N2 है, तो ये N2 मतलब N डबल बॉन्ड N, Cl मतलब ये Cl है। इसको जब हम किसके साथ क्रिया कराते हैं बच्चों? फिनाल। फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH, ये आपका फिनाल है। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, इसे हम फेनिल कह देते हैं, और यहां पर OH जुड़ा ही है। और बच्चों हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को बड़ा प्यार होता है, और ये बिंदास हाइड्रोजन क्लोरीन निकल जाते हैं, तो बचेगा क्या बच्चों? बचेगा क्या? ये डायरेक्ट या करके नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो देख लो ये आपका बच्चों फेनिल समूह है, N आपके पास बचा है डबल बॉन्ड, फिर N बचा है, डायरेक्ट फिनाल से जुड़ गया। ठीक है बच्चों, यही अपक्रिया आपका है। और HCl बताया ना कि क्लोरीन को किससे प्रेम होगा? हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन को क्लोरीन से प्रेम होगा। तो इस तरीके से युग्मन अपक्रिया प्रदर्शित होता है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनाल के साथ तन NaOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब पैरा हाइड्रोक्सी डाइजो बेंजीन नारंगी लाल रंग का रंजक बनता है। इस अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। बताओ बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये पेपर, है ना, 2 लेक्चर 3 लेक्चर भी हो सकते हैं। तो आप लोग रिवीजन करते चले, और कितना आपसे बन रहा है ये अपने आप को वहां पे कितना आपने पढ़ा है भैया, तो आप लोग एग्जाम में कितना करके आओगे। क्योंकि केमिस्ट्री को जितना आसान समझते उतना आसान होता नहीं है, कठिन होता है। प्रतिरोधकता है क्या बच्चों? बड़ा सिंपल है। देखो आप यहां पे समझिएगा, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सबको पता है। जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है, और इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा बच्चों RA/L। क्या हो जाएगा बच्चों? RA/L। अब ये बोला गया कि एकांक लंबाई के चालक तार और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर मैं आपसे कह दूं कि 1 रखोगे तो रो बराबर आपका R हो जाएगा। यानी एक विशिष्ट कंडीशन पे जो आपके पास किसी चालक तार का प्रतिरोध है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन उसका कंडीशन देके रखा है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कब कहलाएगा? जब उस चालक तार की लंबाई इकाई हो, मतलब 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो। मीटर या सेंटीमीटर में हम ले सकते हैं, परेशान मत होना, ठीक है। और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। देखो बच्चों कितना बढ़िया है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध होता है जब वह 1 मीटर लंबे एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर में उत्पन्न हुआ हो। कहने का तात्पर्य किसी चालक तार के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है बच्चों, मैं तो पूरा समझा दिया। इसका कोई यदि इकाई पूछे, मात्रक पूछे, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि भाई R का ओम है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर। तो यहां से मैं आपसे कह दूं कि इसका इकाई बताओ, तो आप लोगों ने पढ़ा कि रो बराबर RA/L। ठीक है, इसका बच्चों आपका ओम है, क्या है? ओम है। और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और लंबाई का सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो OHM इंटू सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपके विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोधकता की इकाई है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगले प्रश्न पर हमारा है विशिष्ट चालकता का इकाई। अरे वाह यार, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है और कुछ भी नहीं है। यह 1 घन सेंटीमीटर आयतन की चालकता है ना, विशिष्ट चालकता कहलाती है, और कुछ भी नहीं है इसमें कुछ है ही नहीं है भाई साहब, है ना। भाई देखो, एकांक क्षेत्रफल हो, लंबाई भी 1 हो, और आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए यहां पर आप देखना कि आपके पास क्षेत्रफल का मान कितना है? 1 है, ठीक है, और लंबाई का मान 1 है। तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो 1 बराबर 1। अब बच्चों ये आयतन तो घन सेंटीमीटर है, यानी एकांक लंबाई
और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो चालकता होगा बच्चों वही आपका विशिष्ट चालकता है। इसलिए इसकी परिभाषा दे दी गई, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले चालक तार के विशिष्ट चालकता कहा सॉरी 1 घन सेंटीमीटर चालक तार के या 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले चालक तार के चालकता को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे हम बच्चों कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब R अपान ऐसा L अपान RA हो जाएगा। तो इसका इकाई बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बताता इसलिए हूं सब कुछ क्योंकि यदि आपके एग्जाम में आ जाए फिर आपको भटकना न पड़े कि सर हमको पता नहीं था, नहीं तो हम ऐसा कर लेते। किसी को कोई दिक्कत? विशिष्ट चालकता कंप्लीट है। 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले किसी भी चालक पदार्थ की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है, या कि बच्चों दूसरे शब्दों में विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 12 पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिभाषित कीजिए। बच्चों यहां पर आप समझिए कि मान लीजिए कोई पदार्थ A है, वो समय के साथ B में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब dA अपान dt कर सकते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कहला जाएगी और निगेटिव होगा। और इसको हम dB अपान dt कर देंगे तो बच्चों ये आपका समय के साथ परिवर्तन, तो ये प्लस होगा। तो समय के साथ किसी भी अभिकारक के माइनस हमने क्यों किया है? क्योंकि इसके सांद्रण में कमी होगी और इसके सांद्रण में वृद्धि होगी। जैसे बच्चों आप लोग कुछ भी काम करते हो, जैसे आप दूध से दही बनाते हो, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके दैनिक जीवन का। जब दूध से दही बनाते हो तो दूध धीरे धीरे कम होते जाता है, दही धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अभिकारक कम होते जाता है और उत्पाद बढ़ते जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को ही हम रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता क्या है बच्चों? जैसे कार्बन है और O2 है, ये बनाता है CO2, तो इसके अणु की संख्या 1 थी, इसके अणु की संख्या 1 थी, तो टोटल अणुओं की संख्या 2 हो गए, तो 2 आणविक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले टोटल अणुओं की संख्या कितने अणु भाग ले रहे हैं बच्चों, उसकी जो संख्या है वही आणविकता अथवा अणुसंख्यता कहलाती है। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आणविकता या अणुसंख्यता किसे कहते हैं? कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या अथवा रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं उसको हम उसकी आणविकता या अणुसंख्यता के नाम से जानते हैं। चीजें क्लियर बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? और मैंने लगभग कितने क्वेश्चन तक करा दिए? 12 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं हमारे पास। 13, 14, 15, 16, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज अभी इतने में ही हमारा समय खत्म हो रहा है, क्योंकि बच्चों अभी अगले लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कराएंगे और सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। थोड़ा समय लग जाता है, केमिस्ट्री है, बाकी चीजें जितना भी हो सकता है आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। हाँ, जिन बच्चों को केमिस्ट्री का नोट चाहिए तो 9685 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।